नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। श्रीगंगानगर की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी अनंता मेडिकेयर लिमिटेड ने मात्र 25 वर्षों में विश्व फार्मा इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज कंपनी की दवाइयां अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती हैं और भारत को फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी स्थान दिलाती हैं। वहीं बता दें, प्रतिदिन लगभग 10 लाख टैबलेट और 1 लाख इंजेक्शन उत्पादन क्षमता के साथ ये कंपनी 1000 से अधिक सहयोगियों के साथ सालाना 350 मिलियन का वैश्विक व्यापार कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2 बार मिलना इसकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। कंपनी दवा मैन्युफैक्चरिंग में 500 साथियों का सहयोग और पूरे अनंता मेडिकेयर का करीब 1000 लोगों का विशाल परिवार का रूप ले चुकी है। कंपनी के डायरेक्टर राजेश जैन का कहना है कि भारत दवा उद्योग न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि भविष्य में वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अहम योगदान देने वाला देश बनेगा। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर मेरे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री, आप जब भी कभी फार्मा इंडस्ट्री का नाम सुनते हैं तो आपको बद्दी, देन उसके अलावा गोवा, बहुत सी ऐसी जगहों के नाम याद आते हैं हरियाणा में, जहां पर गवर्नमेंट ने इस उद्योग को, दवा उद्योग को प्रचार और प्रसार के लिए बहुत, अहमदाबाद कह लीजिए, बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज दी हैं जिसको जो है वो इन उद्योगों ने, खासकर दवा उद्योगों ने अपनाया है। और इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो इस दवा उद्योग में अग्रणी हैं। राजस्थान में गंगानगर एक ऐसी जगह है जहां पर जो है वो आपको दवा उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान में है, लेकिन कुछ लोग गंगानगर के इस मेजर जो है वो जगह को या गंगानगर के इस मेजर उद्यम को नहीं पहचानते हैं। तो मेरे साथ में आज राजेश जैन सर जी हैं। राजेश जैन सर जी जो हैं वो गंगानगर के अनंता जो है वो दवाइयों की कंपनी है, जिसके वो लोग जो है वो डायरेक्टर हैं। तो वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि कैसे उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया इतने साल पहले और किस मुकाम पर आज उस कंपनी को लेकर के आए हैं कि राजस्थान में पूरे, आप जयपुर, जोधपुर या कहीं पर भी बीकर है, कहीं पर भी इस तरह की फार्मा कंपनी जहां पर जो है वो 400 450 एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग में है और उसके साथ साथ में इनका एक्सपोर्ट, आप यूँ कह लीजिए कि ये इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी, मैं बहुत अंडरलाइन कर रहा हूँ मल्टीनेशनल, इनका जो उद्योग है, इनका जो दवाइयों का एक्सपोर्ट है, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, इवन यूएस में, यूके में इनका बहुत जगह पे ऑफिसेज हैं और 1000 से ज़्यादा जो है इनके वर्कर्स एसोसिएटेड हैं इस बिजनेस में। तो आप यूँ मान लीजिए कि ये इतना बड़ा जो है वो उद्योग गंगानगर से ऑपरेट होना गंगानगर के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आज राजेश जी मेरे साथ हैं जो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया और क्या क्या उनके अभी तक अचीवमेंट है। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, मैं भी फार्मा से बहुत सालों तक जुड़ा रहा और मैं जो है वो जानता हूं कि किसी उद्योग को चलाना, किसी उद्योग को खड़ा करना एक बहुत चैलेंज है। तो आप थोड़ा सा अपनी कंपनी का ब्रीफ कीजिएगा। अनंता मेडिकेयर लिमिटेड राजस्थान में श्रीगंगानगर के अंदर सिचुएटेड है हमारी कंपनी। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने 94-5 के अंदर बैचलर इन फार्मेसी किया। शुरू से ही एम था कि दवा निर्माण के क्षेत्र में आने का। साइमल्टेनियसली मेरे छोटे ब्रदर प्रदीप जैन, जो इंडिया से बाहर स्टडी के लिए गए थे, हम दोनों ने आपस के अंदर विचार विमर्श किया कि भी हमें इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है। उन्होंने वहाँ पर मार्केटिंग के हिसाब से अपना सर्वे और इन चीज़ों को शुरू किया। मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर ट्रेनिंग वगैरह ली आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ फार्मेसी। साथ साथ मैं कुछ मार्केट के अंदर भी इधर उधर जाने लगा। तो करीब 2000 के आसपास, लगभग 5 साल के स्ट्रगल के बाद हमने एक छोटा सा प्लांट यहाँ पर अनंता ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लगाया। उसमें हम कुछ डोमेस्टिक मार्केटिंग कर रहे थे और साइमल्टेनियसली इंडिया के बहुत सी जो बड़ी कंपनियाँ थी उनसे लोन लाइसेंस या मार्केटेड बाई से कुछ प्रोडक्ट लेकर के हम एक्सपोर्ट करने लगे। तो लगभग हमें कुछ 8-10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद हम लोगों ने खुद यहाँ पर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रेगुलेटरी के हिसाब से प्लांट लगाने का फैसला लिया, जो 2014 में स्टार्ट हुआ। 2014 के अंदर हमने शुरू के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंडिया से बाहर स्टार्ट करने किया। यहाँ पर हमने एक प्लांट आयुर्वेदिक मेडिसिन का लगाया, जिसके अंदर हम लोग टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, लोजेंजेस आदि, ऑइंटमेंट आदि बनाते हैं। उस प्लांट को भी हम लोगों ने, ताकि एक्सपोर्ट करना है
तो क्वालिटी के हिसाब से हम लोगों ने उसको एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से लगाया। वो प्लांट हमारा राजस्थान का, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे को भी आश्चर्य हुआ था उस समय, क्योंकि जब हम लोगों ने उसको WHO अप्लाई किया और जब CDSO की टीम और आयुष डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने हमें बताया कि राजस्थान में अभी तक आयुर्वेदिक के क्षेत्र में कोई भी WHO सर्टिफाइड प्लांट नहीं है। ओह वेल। तो उन लोगों ने हमारी हिम्मत की दाद भी दी। हमारे प्लांट का लगभग 3 दिन तक पूरा इंस्पेक्शन चला, डॉक्यूमेंटेशन का इंस्पेक्शन चला। फिर उन लोगों ने कुछ 2-3 सुधार बताई करने के लिए, वो भी हमने किए और उन्होंने अल्टीमेटली हमें राजस्थान का पहला WHO सर्टिफिकेट यूनिट सर्टिफाइड किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रही है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि 2014 में आपने आयुर्वेदिक प्लांट स्टार्ट किया, फिर 2019 में आपने सिफेलोस्पोरिन इंजेक्टेबल का स्टार्ट किया और 2023 में आप जो है वो अदर्स ड्रग्स जो है वो आपने बनाने स्टार्ट किया। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अभी हाल फिलहाल हम लोग 1 लाख इंजेक्शन और 10 लाख के करीब करीब टैबलेट पर डे, आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथी को, हम लोग अलग अलग यूनिट में बात करते हैं। तो इस जो हमारे गंगानगर के प्लांट है इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी आप ये मान लीजिए कि 1 लाख इंजेक्शन पर डे बहुत बड़ा जो है वो एक कंट्रीब्यूशन होता है। और साथ साथ में टैबलेट, जैसा राजेश ने बताया, तो जो पेड़ इन्होंने छोटा सा लगाया था और जिस जो कॉन्फिडेंस के साथ में इन्होंने जो प्लांट के लिए जो वेरी अलग अलग जगह से इन्होंने जो है अप्रूवल्स ली, वो बहुत ही चैलेंजिंग थी उस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का कोई खास सहयोग, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि फार्मा इंडस्ट्री को लेकर के कभी नहीं रहा। गवर्नमेंट का सहयोग फार्मा इंडस्ट्री वगैरह में, स्पेशल फार्मा इंडस्ट्री के लिए नहीं रहा, लेकिन हर एक इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत सहयोग रहता है। लेकिन एक्सपोर्ट के हिसाब से गंगानगर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप बद्दी की बात करें या सिक्किम की बात करें, वहाँ पर टैक्स फ्री जोन वगैरह है। हाँ। तो यहाँ ऐसा कोई जोन नहीं था। और मैं उसी लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस राजस्थान के इस एरिया में, जयपुर, जोधपुर, कहीं पर भी बात करें, तो जिस तरह की फैसिलिटीज आपने गंगानगर में डेवलप की हैं, अगर सरकार का इंटेंशन होता तो ये कहीं और भी ज्यादा डेवलप हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। कुछ समय पहले राजस्थान का भिवाड़ी क्षेत्र है जो NCR में ही आता है, NCR में आता है, लेकिन है राजस्थान का। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ हर एक इंडस्ट्री के लिए एक उन्होंने जोन बनाया, उन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भिवाड़ी को डेवलप किया, क्योंकि वो NCR के साथ में रखता है। लेकिन गंगानगर में रह करके और आप जो इतना सब कुछ आपने इस फार्मा इंडस्ट्री के लिए किया, सर आपने जो सब कुछ किया, इतना सब कुछ, तो उसमें आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन भी मिले होंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन कौन से अवार्ड, मुझे पता है कि आप बहुत ले चुके हो, लेकिन थोड़ा सा शेयर करिए। अवार्ड तो हमें 2019 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा MSME के अंदर उद्योग रत्न अवार्ड सबसे पहले नवाजा गया उसके अंदर। उसके बाद हमें 2021 के अंदर निर्यात रत्न, जो हाईएस्ट ग्रोथ के अंदर दिया गया हमें कैटेगरी के अंदर। उसके बाद दोबारा 2023 में हमें एक बार फिर राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया। सर मैं डॉक्टर जैन, मैं आपको ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में मोदी जी के आने के बाद में हम लोग अपना प्रोडक्शन की तरफ जो है वो हम लोगों को एक्सपोर्ट करें, और आपने तो इस जगह पे पायनियर, क्योंकि दवा उद्योग आज की डेट में जिस हिसाब से US में टैक्सेस को लेकर के बात हो रही थी, देन उसके बाद में कभी कितनी जो है वो टैरिफ लगेगा, कितना नहीं लगेगा, आप बहुत सालों से यूक्रेन में, उज्बेकिस्तान में आप अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या किस नज़रिए से देखते हैं कि इस टैरिफ वॉर के अंदर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ है और क्या उसको जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, और जैसा भी मैं सभी न्यूज़ वगैरह में देखता रहता हूँ, कि फार्मा इंडस्ट्री को टैरिफ वॉर से बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। इनिशियली शुरू में हो सकता है कुछ टाइम के लिए रहे, बिकॉज जो भी टैरिफ लग रहा है वो अल्टीमेटली US के सिटीजन को ही वहन करना है। उसके अंदर अगर कॉस्टली होगी तो मेडिसिन उनके लिए कॉस्टली होंगी। वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं मेडिसिन बनाने का, और मेडिसिन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 से 3 साल स्टार्टिंग में लगते हैं, तो अभी संभव नहीं है कि इम्पैक्ट आएगा ज़्यादा बड़ा। और इंडियंस बहुत आगे निकल चुके हैं इस तरह की। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर मेडिसिन बन सकती है, बन रही है। इसीलिए हमारा इंडियन फॉर्मेशन के अंदर सबसे आगे है। हमें बस ज़रूरत है तो हमें रॉ मटेरियल या बेसिक ड्रग्स के लिए भी हमें चाइना पे डिपेंड रहना पड़ता है। उसके लिए गवर्नमेंट से और अदर एजेंसी से कि जो उनके लिए डेवलप करें, ताकि हम बेसिक ड्रग पे डिपेंड ना हो पाए। ये एक चैलेंज है, क्योंकि 90% रॉ मटेरियल हमें चाइना से ही 80 to 90% है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वो धरातल पे कोशिश नजर नहीं आ पा रही है प्रॉपर। राजेश सर, आपने 94 में, जैसे आपने कहा कि B.Pharm किया, 94 में मुझे याद पड़ता है कि आज 20 साल पहले
बी फॉर्म को लेकर के जो है वो एक ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट्स काफ़ी खाली रहती थी, उसके अलावा ड्रग जो है वो किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कब थी। तो आपने उस वक्त जब ये 94 में किया तो आपके दिमाग में क्या थी और आप उस प्रोस्पेक्ट को कैसे देखते हैं? क्या आज हिंदुस्तान में जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की पोस्ट है, राजस्थान की बात करते हैं अपन, तो बहुत दूर जाने से पहले अपने खुद के प्रदेश को देखें, तो क्या हम लोग जो है वो बी फॉर्म अपना जस्टिस कर पा रहा है? बच्चों को क्या अगर लगातार प्रेरित कर पा रहा है इस डायरेक्शन में आने के लिए? 94-5 के अंदर फार्मेसी को कोई भी नहीं जानता था, बी फार्म, एम फार्म वगैरह को। आप शायद लाचू कॉलेज के सेकंड बैच मैं के थे। लाचू कॉलेज का सेकंड बैच से पास आउट हूँ। उसमें बी फार्म की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके बाद राजस्थान में उसमें सिर्फ 2 या 3 ही कॉलेज थे, लेकिन अब बहुत से कॉलेज हैं। लेकिन जो क्वालिटी है स्टडी की या एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। इस समय जो भी हमारे पास फार्मेसी के स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए या उसके बाद जॉब के लिए भी आते हैं, तो बड़ा कई बार दुख भी होता है कि भी उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। और जहाँ तक अभी आप पूछ रहे थे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह की, तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। पहले जब हम थे तो 2 डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग इंस्पेक्टर हुआ करता था, लेकिन आज एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर एडिशनल ड्रग कंट्रोलर भी है, एडीसी कहते हैं जिसको। तो डिपार्टमेंट काफ़ी सुदृढ़ हुआ है, लेकिन जो लेग है, कमी है, वो है टेस्टिंग फैसिलिटी। एब्सोल्युटली। जब भी कोई इंस्पेक्टर वगैरह किसी भी चीज़ का सैंपल उठाता है, किसी भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का, या तो उसके पास उसको प्रॉपर टाइमली टेस्टिंग हो पाए, फिर उसको वहाँ पर भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसको आप 8 डिग्री से कम में भेज सकते हैं, अदरवाइज वो चैलेंज करते हैं तो वो सैंपल फेल होगा। और इतने 5-5 साल की अगर रिपोर्ट्स आती हैं तो इसमें बैचेस पूरे सोल्ड आउट हो चुके होते हैं। हाँ। उसमें मैन्युफैक्चरर्स कई बार जो है बाइंड अप हो चुके सोल्ड आउट हो चुके हैं और वो ड्रग एक्सपायर हो चुकी होती है, तो उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरर उसको चैलेंज करता है तो वो कोर्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर निकल जाता है। लैब्स की कमी है, जो कि आपके शायद जो जितने डीआई जरूर है, लेकिन वो काम को निस्तारण कैसे करेंगे जब तक उनके पास में हर एक स्टेट के अंदर एटलीस्ट 1-2 लैब हों जो रिपोर्ट्स फास्ट आ सकें। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आप नॉर्मली जो है वो लोगों में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जो है वो दवा जो है जिस ऐड हो रही है, प्रधानमंत्री दवा वितरण या RGHS, तो लोगों के दिमाग में भ्रांति रहती है कि सर जो महंगी दवाई हैं, जो ब्रांडेड हैं, तो वो जो है वो रियली लोग पर्ची पे डॉक्टर से लिखवाने के लिए, जेनरिक दवाओं पे लोगों का विश्वास कम हो रहा है। तो क्या आप बनाते हैं? आप तो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप बहुत सी कंपनियों के लिए इंटरनेशनल माल बनवाते हैं, आप बहुत से सर्टिफाइड जो है वो उससे एक्नॉलेज्ड हैं आप, लेकिन क्या ये फर्क होता है सर दोनों में, जेनरिक में? क्योंकि दर्शकों को जानने के लिए बड़ी जरूरत है सर। ये सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जेनरिक और ब्रांडेड होते क्या हैं। जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग्स या मेडिसिन या फॉर्मुलेशन जो भी हैं वो डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे डिफरेंट होते हैं, नेम पे। हाँ जी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ, पैरासीटामोल। हाँ जी। अगर पैरासीटामोल को पैरासीटामोल के नाम से मार्केट में बेचा जाता है या डॉक्टर भी पैरासीटामोल ही लिखता है वर्ड, तो वो जेनरिक हुआ। अगर उसको मेटासिन, कालपोल, अल्ट्राजीन या कोई भी डोलो किसी भी नाम से बेचा जाता है तो ब्रांड नेम हो गया। ओके। इससे क्वालिटी के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वो इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या उसके मैन्युफैक्चरिंग करने के तरीके पे या वो क्या एक्सिपिएंट उसमें यूज कर रहा है, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लैब के अंदर हर एक में 500 mg पैरासीटामोल मिलेगा, जो टॉलरेंस है 5% की, वो प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जेनरिक मेडिसिन भी इक्वल टू ब्रांडेड मेडिसिन हो सकती हैं, बशर्ते कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने उसको क्वालिटी को मेंटेन रखा। एब्सोल्युटली। तो दर्शकों सबसे बड़ी बात जो जैन साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि दोनों में फर्क नहीं है, क्योंकि कॉस्ट को लेकर के बहुत फर्क है। और अगर मैन्युफैक्चरर अच्छा है, अगर दवाई जो है वो ऐसी जो है वो कंपनी से बनाई गई है जिनको सारे के सारे जो है वो ऑथराइज सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, तो उनकी जेनरिक में और उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रोडक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा एक चीज़ और है, ब्रांडेड और जेनरिक के अंदर, क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन है वो आम आदमी के कम प्राइस के अंदर बेचनी होती है, देनी होती है उनको, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कई बार पैकिंग मटेरियल में की जाती है। ओके। जो ब्रांडेड है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा या हिडन कॉस्टेज होती है, तो वो हिडन कॉस्टेज उसके अंदर बढ़ जाती हैं, इस कारण से वो पैकिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं उसके अंदर, थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है, लेकिन कंटेंट दोनों में सेम रहता है। तो जैन साहब, आपका जो जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है, आप मोर देन करोड़ों रुपए की मेडिसिन आप हर साल जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और आपके US में, UK में सब जगह पे ऑफिस हैं,
तो आप अपने इस बिजी शेड्यूल को किस तरह से जो है वो चैनलाइज करते हैं कि गंगानगर एक ऐसी जगह है जो कि मतलब बहुत ही अगर आपको कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने जानी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ आपको विजिट करने जाना, बहुत दूर पड़ता है, तो दिस इज द अप्रोप्रिएट प्लेस टू जस्ट मेक द मेडिसिन? और लोगों को कहोगे कि गंगानगर आके प्लांट लगाएं? जी बिल्कुल कहेंगे, गंगानगर आके लगाओ या ऐसी जगह लगाओ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। गंगानगर एक ऐसी जगह है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। That's very important. किसी समय आज से 20 साल पहले 30 साल पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज भारत सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इतना सुगम बना दिया है। Absolutely. आप भारतमाला रोड को देखिए, आप ट्रेनों की फैसिलिटीज को देखिए, किसी भी समय आज मेरे को गंगानगर से मुंबई जाना हो तो सिंगल नाइट के अंदर मैं यहाँ बैठता हूँ और मॉर्निंग में मुंबई पहुँच जाता हूँ, बेंगलोर पहुँच जाता हूँ, कहीं पर भी पहुँच जाता हूँ। तो गंगानगर या कोई भी ऐसी जगह आज दूर नहीं रही है आज के युग के अंदर। तो पहले होता था ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का। मैंने बड़ा आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो मेरे दिमाग में था, लेकिन आपने बहुत अच्छा सा आंसर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी रोडों का विस्तार हुआ है, जिस हिसाब से हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ा है, अब हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी कोई भी व्यापार अगर आप करते हैं तो उसका एक्सपोर्ट जैसे आप करते हैं सारा के सारा, तो उसमें इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ दिल में इच्छा और एक विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसा काम करें जो लोगों को साथ जोड़े, क्योंकि आज आप 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों की टीम के साथ काम करते हैं और कितने लोग जो है वो डिपेंडेंट हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो एक छोटा पेड़ लगाया था वो आज बहुत लेवल तक पहुंच गया, और मैं विश करूंगा कि आने वाले समय। आप सुना था कि आप जो है वो पब्लिक इशू भी लाने में कुछ चल रहा है बातचीत? हाँ, अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, इसमें हम इनिशियल स्टेज पे तो नहीं, वी आर वेरी क्लोज टू दैट। वेरी क्लोज टू दैट कह सकते हो आप। ठीक है, अभी करीब 6 से 12 महीने के अंदर हमारा पब्लिक इशू आने वाला है इसके अंदर। हाँ जी। कितना आप जो किस लेवल का आप जो उसको करीब ये 400 से 500 CR के बीच रहेगा पब्लिक। वाह, ग्रेट। और इसके साथ साथ मैं दर्शकों एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल दोनों की हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनियों के ब्रांड्स भी कुछ ब्रांड से यहाँ से बनाते हैं, जैसे सन फार्मा है या रशिया की कुछ और अच्छी कंपनियां जिनके लिए लोग बना करके देते हैं। और क्वालिटी वाइज सर आपका कुछ ऐसा भी होता है कि, क्योंकि हमने बहुत सी बात सुना है कि जब भी कोई इंटरनेशनली दवाइयाँ जाती हैं तो उनके कुछ अप्रूवल्स होते हैं, तो अपने यहाँ पर किस तरह के अप्रूवल्स अपने ले रहे हैं? हाँ, हमारे जो प्लांट के अप्रूवल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जो 3 प्लांट हैं यहाँ पर, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का और एक एलोपैथी के अंदर ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स का है, इसके अलावा एक जनरल मेडिसिन का है। तो हमारा जो तीनों प्लांट है WHO सर्टिफाइड तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन सेफेलोस्पोरिन का है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड EU GMP सर्टिफाइड प्लांट है। इसके अलावा जो जनरल मेडिसिन का है वो पिक्स के अंदर करीब मोर देन 50 कंट्रीज के आसपास आती है, तो उसमें से वो सर्टिफाइड प्लांट है हमारा। US FDA and UG is equal to that? Yes, equal to that. So it's very important that both the certification of the any medicines, both the equal standard they are making over here. Almost equal standard. Almost equal standard. And जो भी बाकी की चीजें जो रहती हैं वो तो नेचुरली अगर US FDA है तो फिर इंडिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो न्यूज़ 21 के सब दर्शकों को मैं एक बार फिर जो है वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट बात को याद कराना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब से जिस तरह से स्मॉल स्केल MSME डेवलप हो रहे हैं, फार्मा जो एक ऐसा सेक्टर था जो कि लगातार पिछले 30 सालों में जिस दिशा में बढ़ रहा था इसी तरह के उद्योगपति जो आज की डेट में मेरे साथ में बैठे हैं, जो युवा थे, हम लोग 88 में पहली बार मिले थे, 89 में, और आज हम लोग जो है वो जिस अवस्था में है, इस 30 साल की ग्रोथ को देखते हैं, किस तरह से देश जो है वो दवाइयों के उद्योग में इस तरह से जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए थे आज एक बड़ी इमारत के रूप में आ गए। मैं सर जैन सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज टाइम निकाला न्यूज़ 21 के लिए, और आपका आने वाले टाइम में पब्लिक इशू भी एक सक्सेस इशू रहे, और साथ साथ में जो और भी, क्योंकि आज की डेट में मेडिसिन एंडेवर्स हैं, मतलब इतनी नई आ रही हैं, इतनी आप प्रीफिल्ड सिरिंज और इतना टेक्निक बदल रही है। अभी जैसे अपन बात कर रहे थे AI एज वेल एज जो चीज़ आने वाली है वो भी आपको हेल्प करेगी। वहाँ एक बात जरूर ये सोचने की है कि AI आने से जॉब्स घटेंगी या AI आने से जॉब्स बढ़ेंगी, तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये सब चीज़ें आपको ऐड ऑन ही करेंगी। बिल्कुल, इसके अंदर जॉब्स कुछ बढ़ेंगी भी घटेंगी भी, लेकिन कहीं ना कहीं नई फील्ड, जैसे अभी आप बात कर रहे थे प्रीफिल सिरिंजेस, मैं आपको बता दूं हमारा एक्सपेंशन प्लान के अंदर प्रीफिल सिरिंजेस भी है। आने वाले विदिन 1 ईयर के अंदर प्रीफिल सिरिंजेस लाइफ फ्लैश प्रोडक्ट भी हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा एक्सपेंशन का बहुत, क्योंकि आज की डेट में प्रीफिल्ड सिरिंजेस जो हाइजीन को भी मेंटेन करती हैं, डोजेज एक्यूरेसी भी रहती है, बिल्कुल, और साथ साथ में पैचेस आ रहे हैं, डायबिटिक पैचेस आ रहे हैं, या इतनी मेडिसिन आ रही हैं आज की डेट में कि आप रोज नया ऐड कीजिए,
और फिर भी लोगों को कैसे कन्वीनियंस दे सकते हो, कैसे लोगों की लाइफस्टाइल आराम से हो सकती है। न्यूट्रोस्यूटिकल्स मार्केट इतना बड़ा हो रहा है कि आज की डेट में कि आप जितना भी बना लो, तो आजकल तो लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरह से टेबल पे एक न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि जो है वो स्वस्थ आदमी और स्वस्थ रह सके।